सबसे पहले तो अपने मेरे सारे मौजूद मेहमान खुशा भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग एक दिन की कार के बाद यहाँ पर पहुँचा। सबसे पहले तो आज जो इकट्ठे हुए हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो है वो यही है, आप लोगों ने सुना तो होगा, उसकी जो तस्दीक है वो आज है कि हम एक नए प्लेटफार्म का ऐलान करते हैं। नए प्लेटफार्म से मुराद के जितने भी दोस्त हमारे साथ हैं जो बाद में आएंगे, कोशिश करेंगे प्लेटफार्म छोटे पैमाने से शुरू किया जाए और काम के हवाले से को इतना बड़ा कर दिया जाए कि जितने भी दोस्त स्पेन में रहने वाले हैं, कश्मीर में रहने वाले हैं, सारा इसका हिस्सा बने। पहला ऐलान तो यही प्लेटफार्म का ऐलान, उसके बनाने का क्यों, उसका ज़रूरत क्यों महसूस हुई है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि फेडरेशन के जो भी मामला आजकल चल रहे हैं, इलेक्शन पहले एक सदर को मजबूर किया गया कि वो इस्तीफ़ा दे दे, हालांकि थर्ड मेजोरिटी से जीता था। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हालात पैदा हुए, लड़ाई झगड़े, इस्तीफे पेश हुए, एक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ। जब मैंने लातलकी का इजहार किया तो यही हालात देख के लातलकी का इजहार किया था और इंतज़ार था कि शायद ये लोग पटड़ी पे आ जाएँ और हम भी इन्हीं के साथ चलें और मिल के काम करें। फिर स्पीकर साहब का इस्तीफा आया, फिर नई तंजीमों का मसला बना, 2 दफ़ा इलेक्शन मुलतवी हुए और अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ये मुझे नहीं लग रहा कि ये इलेक्शन दिसंबर में भी हो सके। ना तो तंजीमों का कुछ फैसला हो सका है, ना ही कुछ सदारती कैंडिडेट सामने आ सके हैं, कोई भी वाज़ह सूरत हाल अभी तक नहीं। नवंबर का महीना ख़त्म हो रहा है, दिसंबर शुरू होने वाला है। जनवरी में एक बार फिर गवर्नमेंट जो है वो तमाम मुल्क जितने भी यहाँ पर रहते हैं इमिग्रेंट्स, उनसे प्रोजेक्ट मांगती है कि आप 2011 में क्या करना है। 2006 2007 से जब फेडरेशन बनी है, 2010 तक हम अपना प्रोजेक्ट पेश ही नहीं कर सके। 2011 एक और साल ऐसा आ जाना था कि हम फिर उसी सूरत से गुजरने वाले थे। तो जितने भी लोग मेरे साथ हैं जो काम करना चाहते हैं, जो फेडरेशन में मौजूदा में भी शामिल है और जो बाहर भी हैं, बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं वो भी काम करने की ख्वाहिश का इज़हार कर चुके हैं, लेकिन कुछ रवायती सियासत और वो जो है उससे बेदार है, वो नहीं आना चाहते उस प्लेटफॉर्म। तो ये सारी सूरत देखते हुए हमने फैसला किया कि हम एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाएंगे जिस पर कोशिश करेंगे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं जो कुर्सी के पीछे, जो रवायती सियासत के पीछे नहीं भागते, उनको इकट्ठा किया जाए और इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। दूसरी चीज़, हमारे जो भी प्लेटफॉर्म होगा इसमें हर तंजीम के लिए दरवाजे खुले हैं। हर तंजीम के अलावा जो बंदा भी इंडिविजुअल अपना काम करना चाहता है, सियासी करना चाहता है, समाजी करना चाहता है, किसी हवाले से खिदमत, उसके लिए भी दरवाजे खुले हैं। ना हमारे लिए कोई शर्त है कि आपकी फेडरेशन एसोसिएशन रजिस्टर्ड हो, ना हमारी शर्त है कि वो बंदा मुतहरक हो। सिर्फ बंदे के अंदर काम की ख्वाहिश हो तो वो हमारे प्लेटफॉर्म पर बैठ सकता है और उसी तरह बैठेगा जिस तरह कि मैं बैठा हूँ। मैं उस दिन कहीं जाकर रिप्रेजेंट करूंगा या मेरे जो वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे जहाँ पर मैं करना है, लेकिन जब हम दोस्त बैठे होंगे वहाँ पे सब के बराबर के हकूक़ होंगे, सब मुसावी तौर पर टेबल। तो इसलिए मेरी तमाम जितनी भी तंजीमें जो रजिस्टर्ड हैं, जो करवाना चाहते हैं, जो लोग हैं, उनके दरवाजे खुले हैं, वो हमारे साथ शामिल हैं। बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी डॉक्यूमेंट के अपने घर में रखें, वो डॉक्यूमेंट अपने घर में रखें। हमें काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है और हमारे दरवाजे काम करने वाले लोगों के लिए खुले हैं बिला के शर्त। जिस सेक्टर में हम काम करना चाहते हैं, जो सबसे अहम सेक्टर है, जो सबसे ज़्यादा परेशानी जहाँ पे आ रही है, हमारी जो नई फैमिलीज यहाँ पे आती हैं, पाकिस्तान से निकल के एकदम स्पेन में आना वैसे ही है जैसे एकदम आप रात को सोए, सुबह सूरज चढ़ा तो आपकी आंखें चिल्ला जाती हैं और आपको पता नहीं चलता मैंने क्या करना है। वो एक ऐसा सेक्टर है जिसमें मैं पहले भी इस पर बात करता रहा हूँ, लेकिन कभी भी उस बात को आगे नहीं बढ़ाया गया। हमारे बच्चे हैं 6 महीने 8 महीने उनके ज़ाया हो जाते हैं सिर्फ जब स्पेन में आते हैं, क्यों? उनके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। जो लोग बच्चों को दाखिल करा चुके हैं उनके पास भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि किस तरह करना है। वो भी धक्के खा के 4-5 महीने बाद, अभी मेरे कोई दोस्त हैं उन्होंने बच्चे दाखिल कराए हैं, उसकी बेगम को 45 मिनट का सफ़र करके उसे स्कूल में बच्चा छोड़ने जाती हैं, फिर दोपहर को लेने आती हैं, फिर शाम को छोड़ देती हैं, सिर्फ इसलिए कि इन्फॉर्मेशन नहीं है किस तरह वो बच्चे को घर के नज़दीक दाखिल कराएं। तो ये वो फैक्टर है जिस पर हमने खवातीन के लिए और बच्चों के लिए जो प्रोजेक्ट शुरू करना है, जो जनवरी से शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़, जो हमारी खवातीन पाकिस्तान से यहाँ आती हैं जिनको ज़बान का नहीं पता, जिनको अपने कल्चर का नहीं पता, तो हमारी कोशिश होगी उनके लिए हम ऐसी जगह में ऐसे दफ्तर बनाएं, ऐसी इन्फॉर्मेशन हो कि जब भी वो यहाँ पर पहुँचे तो कम से कम ये पता हो कि हमने क्या करना है। इंटीग्रेशन जिसका अक्सर जिक्र होता है महफिलों में, जलसों में, पॉलिटिकल पार्टी में, सियासी जमातों में, तंजीमों में इंटीग्रेशन की बात होती है, लेकिन इंटीग्रेशन का मतलब ही नहीं पता। आज तक हम अपनी कम्युनिटी को बता नहीं सके इंटीग्रेशन क्या है, तो इंटीग्रेशन हमने किस तरह करनी है।
जब भी बात होती है इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि हम अपने काम छोड़ दें, जो हमारे कल्चर है वो राज छोड़ के इनकी रवायत को अपना लें। ये कतन कल्चर या इंटीग्रेशन नहीं है। इंटीग्रेशन है मिल बैठने का बहाना, एक दूसरे से बातचीत, एक दूसरे से डायलॉग, बैठ के इनके जो अच्छी चीज़ें हैं उनको समझना, अडॉप्ट करना नहीं, और अपनी अच्छी चीज़ें, अपनी बुरी चीज़ें, हमारे कल्चर, हमारी रवायत इनको बताना। और ये भी कतन इंटीग्रेशन कैसा नहीं कि स्पेनिश लोग हमारी रवायत को अपना लें। एक दूसरे की रवायत को समझना इंटीग्रेशन है। जब हम समझ जाएंगे तो जो क्लैश पैदा होता है दो कम्युनिटी में, वो कभी पैदा नहीं होता। आज मराकशी कम्युनिटी का और स्पेनिश कम्युनिटी का पूरे स्पेन में क्लैश है किस्म का, सिर्फ इसलिए कि समझा ही नहीं सके, हम बता ही नहीं सके कि हमारा मजहब क्या है, हम बता ही नहीं सके हमारी रवायत क्या है। जब इंटीग्रेशन की बात होती है कहते हैं कि इंटीग्रेशन नहीं करेंगे क्योंकि हमें उनकी तरह कपड़े पहनने पड़ेंगे, हमें उनकी तरह रहना पड़ेगा, हमें उनकी तरह खाना पड़ेगा। ये कथन गलत। तो मेन चीज़ हमारी कम्युनिटी को बताने में इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। जब इनको मतलब पता चलेगा तो फिर उस प्रोजेक्ट पर जब हम काम करें तो हमारे लिए वो आसान है। उसके बाद हमारा स्पोर्ट्स का, क्रिकेट देख लें, वॉलीबॉल देख लें, हॉकी देख लें, और बच्चों के जो छोटे छोटे स्पोर्ट्स हैं उस पर भी अभी तक कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन भी हूँ और मुझे पता भी है कि स्पोर्ट्स कितना ज़रूरी है हमारे लड़कों के लिए। कभी गलियों में खेल देते हैं, कभी अलकम्पों की पार्किंग में खेल देते हैं। आज तक हम कोई किसी मजबूत प्लेटफॉर्म से कोई प्रोजेक्ट नहीं पेश कर सकते, और जब तक प्रोजेक्ट पेश नहीं करेंगे, जो मुतलका लोग जहाँ बैठे हैं, जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाके कोई ऑर्डर देंगे तो रोटी मिलेगी ना, नहीं तो वो तो आपको नहीं देंगे। इसलिए पहला मकसद हमारा प्रोजेक्ट पेश करना। तो पहला स्टेप हम इस साल जनवरी में लेंगे, वहाँ पे क्रिकेट का प्रोजेक्ट भी पेश करेंगे, वॉलीबॉल का भी पेश करेंगे, हॉकी का भी पेश करेंगे। क्रिकेट और हॉकी की तो मेरी काफ़ी बातचीत हो चुकी है उनसे, इंशाल्लाह वॉलीबॉल का प्रोजेक्ट भी इसमें शामिल है। तीसरी चीज़ बच्चों की, हमारे बच्चे जब यहाँ आ रहे हैं ज़बान के हवाले से, पहली चीज़ तो जैसे ही स्कूल में दाखिल होता है तो एकदम कतलान आता है, उसके अलावा वहाँ पे कोई चीज़ नहीं पढ़ाया जाता। तो जैसे ही वो स्कूल में दाखिल होता है, हमारी कोशिश होगी कि स्कूल में जाने के बाद उनको एक्स्ट्रा स्कूलर क्लासेज जो है कतलान की भी और कस्तियानों की भी वो भी दी जाए उनको, जहाँ पे हमारी अपनी ज़बान में पढ़ाने वाला टीचर मौजूद हो। और ये प्रोजेक्ट जो है वो हम अपनी तरफ से पेश कर चुके हैं, इंशाल्लाह हमने नए प्लेटफॉर्म से भी इसको आगे बढ़ाएंगे। और एक प्रोजेक्ट जो अभी स्टार्ट थोड़ा सा किया हमने उर्दू पढ़ाने का। हमारे बच्चे यहाँ कतलान कस्तियाना तो पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लेकिन उर्दू नहीं पढ़ रहे हैं। कल आने वाले वक्त में ये होगा कि बच्चा घर में पंजाबी उर्दू बोलता तो है, लेकिन जब उसके सामने कोई अखबार आएंगे वो अखबार की तस्वीरें देख के रख देगा क्योंकि वो पढ़ नहीं सकता। और ये मेरा ज़ाती तजर्बा है, 15-16 साल लड़के की उम्र थी, बड़ी अच्छी उर्दू बोलता था। तो किसी बात पे मैंने उसको अखबार पेश की, मैंने कहा ये खबर देखी तुमने? मेरा तस्वीर देख रहा हूँ, खबर नहीं देखी। मेरे लिए वो बड़ा हैरानगी का दिन था कि वो 16 साल का बच्चा उर्दू बिल्कुल ठीक बोल रहा है, कोई उसमें तलफ़्ज़ की गलती नहीं है, लेकिन वो पढ़ नहीं सकता। तो उसमें हमारा प्रोजेक्ट ये कि जितने भी स्कूल यहाँ पर मौजूद हैं उनके अंदर उर्दू की क्लासेज बच्चों के लिए शुरू की जाए। हमारा पहला तजर्बा जो है वो काफ़ी हद तक कामयाब है। 42 बच्चे ऐसे स्कूल में, तकरीबन 40 बच्चे क्लास में आ रहे हैं। अब उससे हम क्या चीज़ हासिल कर रहे हैं, एक तरफ तो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी माएँ जो स्कूल में लेने के लिए आती थी वो अपनी कतलान की क्लासेज भी कर रही हैं। न सिर्फ कतलान की क्लासेज कर रही हैं बल्कि वो स्कूल के जो लोग हैं, वो टीचर हैं, वही क्लासेज दे रहे हैं, उनके अपने रवाफत पढ़ रहे हैं। जहाँ पे हमें मेन मसला पेश आता था कि जब आप बच्चे को स्कूल से लेने जाते हैं तो वो आपको एक लेटर देते हैं कि इस बच्चे ने अगले हफ्ते ये काम करके लाना है, या इस बच्चे ने अगले हफ्ते ये कपड़े पहन के आना है। तो माँ सुन लेती थी, सी कर देती, लेकिन वो समझ नहीं सकती। हमारे स्कूल में जितने भी यहाँ स्कूल है, हर 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद वालिदैन की एक मीटिंग होती है, जहाँ पे माँ को बाप को बुलाया जाता है और बच्चे की जो 2 महीने की उसकी कारकर्दगी जो बताई जाती है, और बताया जाता है किस चीज़ में ये कमज़ोर है, किस चीज़ में ये बेहतर जा रहा है। तो हमारे लोग उस मीटिंग में जाते ही नहीं। पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो इदादा-शुमार मिले हैं मुझे, सिर्फ 12% वालिदैन उस मीटिंग में जाते हैं। दूसरे लोग समझते हैं कि ये मीटिंग बिल्कुल फजूल है, इसमें जाने का फ़ायदा ही नहीं। तो वो मीटिंग जितनी ज़रूरी बच्चे का स्कूल में जाना है, इतनी ही ज़रूरी वालिदैन का उस मीटिंग में शामिल होना है। जब तक वो शामिल नहीं होंगे, हमारे बच्चे कभी भी इनका मुकाबला नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के जो अभी इदादा-शुमार है उसमें जो स्कूल के अंदर इमिग्रेंट्स जो पढ़ते हैं तालीम के हवाले से 92% इमिग्रेंट्स के बच्चे हायर सेकेंडरी स्कूल से पहले ही तालीम छोड़ देते हैं, जिसमें एशियन बच्चों की जो तादाद जो एशियन है वो 92 है, मराकश के 80% है, इनके अपने 25% है। और उन 8 बच्चों में से जो यूनिवर्सिटी में जाते हैं सिर्फ 2 बच्चे मास्टर कर रहे हैं, और बाकी सारे बच्चे जो ये बस सकते हैं, बाकी सारे बच्चे जो तालीम से फारग हो जाते हैं। मकसद यही है कि उनको वहाँ तक बताया ही जाता है। आज तक हमारी तंजीमें, हमारी फेडरेशन या हमारे जो भी समाजी इदारे हैं, वो उन स्कॉलर जो यूनिवर्सिटी तक एक्सेस ही नहीं कर सकते। उन बच्चों को जो स्कूल से छोड़ देते हैं और वो बच्चे जो स्कॉलर यूनिवर्सिटी या मास्टर कर रहे हैं उनके दरमियान वो रब्ता नहीं कर सकते।
तो हमारा जो सबसे मेन मकसद है कि जो बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और वो बच्चे जो हायर सेकेंडरी स्कूल पर छोड़ देते हैं, दोनों को मिलाया जाए और मिला के उनके आपस में इस किस्म के डायलॉग कराया जाए कि उसकी अहमियत को वाज़ा किया जाए। जब वो अहमियत को वाज़ा कर देंगे, सिर्फ काम करना और मजदूरी कर लेना, पैसे कमा लेना, ये मकसद नहीं है। वो जब डायलॉग करेंगे अपने अंदर बैठ के डिस्कस करेंगे, तो जो आने वाले स्टूडेंट हैं वो उस चीज़ को समझ सकेंगे। तो ये दूसरा जो प्रोजेक्ट उनमें से एक ये भी है। एक अहम चीज़ जिसका अक्सर जो है वो मुझे खासकर पाला पड़ा है, आप लोगों को भी पड़ा होगा, पाकिस्तान का नाम। पाकिस्तान का नाम मेरे ख्याल में बहुत कम जगह है जहाँ बड़े फ़ख्र से लिया जाता है दूसरी कम्युनिटी से। जब भी पाकिस्तान का नाम आता है तो शर्मिंदगी होती है। मकसद ये कि इनकी जो भी खबरें आती हैं टीवी पे, वो हमारा हमेशा नेगेटिव पॉइंट सामने रखती है और वो नेगेटिव पॉइंट जो है वो क्रिएट करता है यहाँ की लोकल सोसाइटी के अंदर कि हमारा इमेज जो है वो ठीक नहीं होता। आप जब भी बात करेंगे, आपने एशिया में जाना तो हर बंदा कहता है मैंने इंडिया में जाना है, पाकिस्तान में कोई नाम नहीं, ना टूरिज्म के हवाले से और जो हालात है उनके हवाले से। उसमें मसला ये कि हम आज तक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट ही नहीं करा सकते। मुझे एक वाक़या याद है कि मैं एक दिन पार्लियामेंट में बैठा हुआ था, तो वहाँ खाना खा बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन बैठे हुए, तो पाकिस्तान की बात है तो वो कहते हैं हमारे पास जो इमेज था पाकिस्तानी को ये था कि ये बुताना उठाते हैं सुबह से लेकर शाम तक और दुकान खोलते हैं 9 बजे और 11 बजे तक, नहाना इनको नहीं आता, खुशबू ये नहीं लगाते। लेकिन किस किस्म का इमेज था कि ये टिपिकल सिर्फ मजदूर लोग हैं जो पूरा दिन मजदूरी करते हैं और शाम को आके सो जाते हैं और ना नहाते हैं, सुबह सीधा दुकान जाके खोल देते हैं। तो ये वो इमेज है जो हमने क्रिएट करना, हमने बताना है कि पाकिस्तान के पाकिस्तानी को मेहनती है, ये मानते हैं, लेकिन मेहनत के साथ साथ हमें पाकिस्तान का इमेज भी ठीक करना है। तो जब पाकिस्तान का इमेज ठीक होगा तो पाकिस्तान क्योंकि एक इस्लामी मुल्क है वो ऑटोमेटिकली उसके साथ ठीक होगा। तो जो सबसे ज़्यादा हमें काम करने की ज़रूरत है वो पाकिस्तान के हवाले से छोटे छोटे सेमिनार। मैं जब भी इसलिए बात कर रहा हूँ, छोटा प्लेटफॉर्म, छोटे सेमिनार जहाँ पे आप अगर कोशिश करें तो 15 स्पेनिश भी आ रहे हैं ना, तो वो 200 पाकिस्तानियों के फंक्शन से वो 15 स्पेनिश को आप ये बता दें कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम रियल वो क्या है, पाकिस्तान की खूबसूरती क्या है, पाकिस्तान में हमें क्या चाहिए, हम पाकिस्तानी क्या सोचते हैं। तो हमारी वो बहुत बड़ी कामयाबी होती है। हम 15 आप अंदाजा लगाएंगे, अगर हर बारियों में करें तो 15 दिन से जाके बात करेंगे, 15, 30 से 60 वो तादाद बढ़ती जाएगी। तो पाकिस्तान को रोशनास कराना जो हमारी फेडरेशन में, जो हमारी तंजीमों का मेन काम होता है, वो हमारी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे है कि पाकिस्तान का नाम जो है हम उस जगह तक ले जाएँ जहाँ पे हम लेके जाना चाहते हैं, जहाँ पे हम किसी को पता करें आप पाकिस्तानी हैं तो हम फख्र से बता सकें कि हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल वो अपनी जगह, बहुत सारे ऐसे मुल्कों में टेररिज्म भी है, माशी बहरान भी है, सब कुछ है, लेकिन वो ऐसे कौम जो है वो फख्र से बताते हैं। तो हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, पाकिस्तान के हालात भी ख़राब है और हम ऐसे कौम जो है फख्र से नहीं बता सकते। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारा मेन जो टारगेट है। बाकी जैसे जैसे लोग आते जाएंगे हम इनको साथ मिलाते जाएंगे। इंशाल्लाह दिसंबर में हम अपनी जो बॉडी है उसका अनाउंस भी कर देंगे। 3 महीने के अंदर अंदर हम इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने अपना जितना भी प्रोजेक्ट है, जिस शोबे पे भी हम पेश करेंगे वो भी आपके सामने पेश करेंगे। 3 महीने के अंदर ही आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये जो फेडरेशन बनी है या ये जो प्लेटफॉर्म बना है इसके काम करने का तरीका क्या है और इसका अंदाज क्या है, क्योंकि मकसद सिर्फ काम और काम। ये वो चीज़ें थोड़ी तफसील, अब अगर आपने कुछ पूछना है तो इंशाल्लाह वो